नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करने जा रहे हैं गो फर्स्ट की और खास तौर पर एयरलाइन के साथ जो हुआ या हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन वो पैसेंजर्स, वो यात्री जिन्होंने अपनी बुकिंग इस एयरलाइन के साथ कराई थी और जिनके पैसे अब अटक गए हैं, उनके रिफंड का क्या होगा? उन्हें पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कब तक मिलेंगे? कितने मिलेंगे? किस तरीके से मिलेंगे? ये बहुत सारे सवाल है, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण पहले भी हमारे सामने हैं जब देश में एयरलाइंस बंद हुई। गलती किसकी थी? एयरलाइंस की थी, लेकिन खामियाजा भुगता यात्रियों ने और कईयों के पैसे तो आज तक लौट कर नहीं आए। तो क्या इस बार भी वो चीज रिपीट होगी या पैसे मिलेंगे? और भी ये पैसे मिले, ये सुनिश्चित करना किसका काम है? क्या एविएशन अथॉरिटीज को इसमें आना चाहिए? क्या सरकार का इसमें सीधे दखल होना चाहिए? या आज भी हमारे पास ऐसा कोई नियम, कायदा, कानून नहीं है जो स्पष्ट तौर पे बताए कि अगर यात्री ऐसी किसी स्थिति या दुविधा में फंस जाए तो उनके साथ क्या होना चाहिए? और इसी का आज जवाब लेने की कोशिश होगी। बड़ा सवाल यह भी है कि भारतीय एविएशन सेक्टर जो इतना फल फूल रहा है, जहां बड़े बड़े दावे हैं, जहां लोड फैक्टर लगातार बढ़ रहा है, जहां कई बड़े बड़े सौदे हो रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े एयरप्लेन के डील्स किए जा रहे हैं, वहां पे एयरलाइंस आखिर क्यों बंद होने की कगार पर पहुंच गई है? चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। एविएशन एक्सपर्ट अंशु शर्मा जी हैं, आबी ट्रेवल्स के दुष्यंत भल्ला हैं और हमारे सहयोगी रोहन सिंह हैं। तो जैसा मैंने कहा कि अलग अलग डायमेंशंस हैं इस पूरी बातचीत के, एयरलाइन इंडस्ट्री से लेके एयरलाइंस की मुसीबत, उनके बंद होने की नौबत और फिर यात्रियों की दिक्कत। तो चलिए, यात्रियों का पार्ट अहम है, उससे शुरुआत करता हूं। रोहन दिन भर से ये स्टोरी कवर कर रहे हैं, इनफैक्ट कल से जब से कहानी आई है सामने। रोहन, मुझे ये बताइए कि अब जिन यात्रियों का पैसा फंस गया है उनके लिए क्या है? वैसे तो नियम है कि लौटाना है, लेकिन हमें यह भी पता है कि जेट एयरवेज जब बंद हुई थी, कई लोग हैं, सैकड़ों, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा, जिनके पैसे आज तक लौट कर नहीं आए। क्या यहां पर भी ऐसी कोई गुंजाइश बनेगी? जी, जो संभावना है पूरी वैसी ही लग रही है जैसे जेट एयरवेज के साथ हुआ, क्योंकि आज हम पूरे दिन जो है एयरपोर्ट पे थे। जो यात्री जिनको कि कल पता चला कि आज की उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, वे वहाँ पे आए हुए थे, कईयों को पता भी नहीं था, उनको वो सीधे एयरपोर्ट पहुँच गए थे। और जो चीज़ें पता की कि अभी जो 3 दिन है, यानी कि आज कल परसों का जो 3 दिन है, तो वहाँ के लिए तो मान लीजिए गोफर्स्ट ने भी कहा है और DGCA ने भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप यात्रियों का पैसा वापस कीजिए, फुल रिफंड की बात कही गई है। लेकिन ये 3 दिनों के लिए है, इसके बाद को लेकर क्लैरिटी नहीं। और ये 3 दिनों को भी जो आपको पैसा वापस मिलेगा, 1 सप्ताह तक का समय है, उसका भी एक प्रोसीजर है। पूरा रिफंड होगा या नहीं, इसको लेके अभी भी डाउट है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो बेस फेयर है सिर्फ वही वापस होगा, लेकिन खैर इसको लेकर अभी भी लोगों को क्लियर मैसेजिंग नहीं जा रही है। जेट एयरवेज के साथ ये हुआ था कि ऐसे बहुत सारे लोग थे, बल्कि हजारों करोड़ का रिफंड अभी भी लटका हुआ है, पेंडिंग है। और चूंकि मामला NCLT में जा चुका है, तो अब जब तक NCLT की पूरी प्रोसीजिंग नहीं हो जाती है, तब तक उस रिफंड को लेकर अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, क्योंकि एयरलाइन ही नहीं उड़ रही है तो आखिर पैसा कहां से आएगा, रिफंड कौन करेगा? ऐसा लग रहा है कि गो फर्स्ट के साथ भी यही होने जा रहा है। फिलहाल तो 3 दिन के लिए इन्होंने अपनी सस्पेंड की है, लेकिन आगे की भी कोई क्लैरिटी नहीं है। पूरा समर वेकेशन है, हजारों करोड़ की बुकिंग तब भी हुई होगी, उन लोगों का क्या होगा? तो इसको लेकर अभी भी क्लैरिटी नहीं है। फिलहाल हमने सरकार से ही बात करने की कोशिश की, सरकार के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की। उनका भी यही कहना था कि अभी मामला NCLT में गया है, देखते हैं NCLT का क्या कहना है, उसके आगे ही हम आगे बताएंगे। DGCA के हाथ में है कि वो थोड़े स्ट्रिक्ट निर्देश दे सकता है, लेकिन एक बार मामला अदालत में चला गया फिर तो ये जो है वो जो डिसाइड करेंगे, फिर जो IRP बनेगा उस पर निर्धारित करता है। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि अनसर्टेनिटी बनी हुई है और आने वाले कुछ दिनों में जिन लोगों ने पूरे समर वेकेशंस में किया है उनके लिए ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि ऐसे आसार लग नहीं रहे हैं कि वो 6 तारीख के बाद वो अपनी फ्लाइट रिज्यूम करेंगे। ठीक है, तो अंशु शर्मा, क्या NCLT में मामला पहुंचने से ये और ज्यादा खराब हो गया? यात्रियों के जो पैसे अगर मिल भी सकते थे DGCA के निर्देश पे, सरकार के निर्देश पे, अब चूंकि NCLT में है, उसका एक अपना प्रोसेस है, तो अब तो वो उसी हिसाब से तय होगा और फिर यात्रियों का उसमें जो नंबर लग जाए। NCLT तो क्रेडिटर्स को देखती है, तो डेफिनेटली यात्री एज ए क्रेडिटर तो काफी नीचे चले जाएंगे लिस्ट में।
देखिए सर, ऐसा है कि ये पास्ट में भी देखा गया है कि एयरलाइंस का इस तरीके से एकदम से रात में रुकना, और जब ये इस तरीके की प्रॉब्लम आई है पास्ट में भी, तो बहुत ज़्यादा ये डेफिनेटली ट्रू है कि यात्रीगण को प्रॉब्लम आई है। और एनसीएलटी में जाने की वजह से देखिए वो तो 100%, अब जब एक तरह से कोर्ट में मामला जाएगा तो बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व हो जाएंगी। चाहे एयरलाइन अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रही है इस बारी, पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि हर बारी एक ही रीजन नहीं है जिसकी वजह से एक एयरलाइन के साथ प्रॉब्लम हुई है। किंगफिशर के अपने रीजंस थे, आज गो के अपने रीजंस हैं, जेट के भी अपने ही रीजंस रहे थे। हाँ जी, कहीं पर फॉरवर्ड प्लानिंग के अंदर प्रॉब्लम आती है। कैश क्रंच एक डेफिनेटली एक मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हो जाता है। बट इस वक्त गो के साथ जो प्रॉब्लम आई है वो उनकी इस वजह से आई है कि पोस्ट कोविड जो हमारी डिपेंडेंसी है आज वेस्ट की तरफ, जो आज वो आपने बहुत सारे ट्वीट्स पढ़े होंगे जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि प्रैट एंड विटनी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। आज एक एयरलाइन जिसकी 60 जहाज हैं और 21 जहाज उसके ग्राउंड पे खड़े हैं, एक एयरक्राफ्ट का ग्राउंड पे खड़े होना, एक एयरक्राफ्ट का ग्राउंड पे खड़े होना बहुत, इस पे आते हैं अंशु जी, इस पे आते हैं क्योंकि ये कोई एक दिन की बात नहीं है। वो कह रहे 3 साल से हमें इंजन नहीं मिले, तो अगर 3 साल से एयरलाइन को इंजन नहीं मिल रहे थे तो एयरलाइन क्या कर रही थी, उस पर जो नजर रखने वाली संस्था है वो क्या कर रही थी, सरकार का इसमें क्या रोल होता है, क्योंकि ये कोई रातों रात खड़ी हुई समस्या नहीं है। सरकार बहुत, जी मैं आता हूं आपके पास, जी मैं आता हूं ये सवाल अलग से उठाएंगे। 1 मिनट अंशु जी, ये सवाल आगे उठाएंगे दुष्यंत भल्ला, लेकिन पहले पैसों की बात हो जाए, क्योंकि 5,000, 10,000, 15,000 जो भी टिकट है एक सामान्य यात्रियों के लिए पैसा मैटर करता है। आज भी जेट एयरवेज के यात्रियों को वो टीज होती है कि उनके पैसे लौटकर नहीं आए। एयरलाइन को क्या हुआ उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि एयरलाइन का अपना काम है। जब अगर वो उड़ने योग्य नहीं है तो फिर उसे टिकट बुक नहीं करनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि क्या ये 3 लोगों के पैसे, क्योंकि आप भी इस प्रोफेशन में है, लोगों की टिकट बुकिंग, और ये कैसे वापस आएगा? कैसे वापस आएगा ये तो आई थिंक डीजीसीए को यहाँ पे स्टैंड लेना पड़ेगा, बिकॉज दे आर द ओनली बॉडी जो गवर्निंग बॉडी है हु कैन टेक केयर ऑफ थिंग्स कि हाउ टू गेट द फंडिंग बैक टू गो एयर। बिकॉज अगर उन्होंने अपने ऑपरेशनल रीजंस की वजह से कैंसिल किया तो ऑब्वियसली कस्टमर की उसमें गलती नहीं है एंड दे शुड गेट देयर मनी बैक। और इसमें डीजीसीए विल हैव टू इंटरवीन, क्योंकि आपने जैसा कहा एनसीएलटी में जाने से तो गोल गोल घूमेगा और पैसे नहीं वापस आते। हम वी हैव ऑलरेडी सीन विद जेट एयरवेज एंड किंगफिशर बोथ वेज, दोनों में से कभी पैसे वापस नहीं आए। तो गो एयर में तभी आ सकता है जब डीजीसीए एक स्टैंड लेगा एंड फोर्सफुली दे विल हैव टू मेक श्योर कि इनके जितने फंड्स हैं, चाहे वो वेट लीज करें इनके प्लेन्स को जो उनके पास ऑलरेडी प्लेन्स हैं, या जैसे भी करें वहां से जो पैसे आ रहे हैं उससे वो पैसे वापस करें। क्योंकि बहुत सारे सिर्फ समर वेकेशन नहीं, लोगों ने आगे के भी ग्रुप बुक किए हुए हैं जिसका ऑलरेडी कुछ अमाउंट गो एयर को चला जाता है, वो भी वापस करना है, बिकॉज वो भी ऑपरेशन नहीं हो पाएगा अगर एयरलाइंस बंद हो जाती है तो। सो दैट इज व्हाई दे विल हैव टू स्टेप अप एंड दे आर द ओनली वंस हु कैन डू इट आई थिंक। ठीक है रोहन, यहाँ पर कोई क्लैरिटी आपने वैसे कहा कि नहीं है, लेकिन क्या सरकार इसमें इंटरवीन करेगी, क्या डीजीसीए इसमें इंटरवीन करेगा कि पहले ये जो 3 दिन, एटलीस्ट ये जो 3 दिन है इसमें जितने लोगों के पैसे फंसे हुए हैं उनको किसी तरह वापस दिलवाया जाए? आगे के लिए तो जो है वो अनिश्चित है ही, लेकिन ये 3 दिन की क्लैरिटी आए। जी बिल्कुल, इन 3 दिनों के लेके तो डीजीसीए ने ऑलरेडी कल इनको एक शोकॉज नोटिस दिया था और उसमें 3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। एक तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको अपनी बुकिंग बंद करनी थी तो आप एब्रप्टली ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको पहले से पता था कि इंजन की समस्या है, आप अचानक से आप क्यों कर रहे हो कि 2 तारीख को आप बता रहे हो कि 3 तारीख से हम जो है सेवाएं बंद कर देंगे। तो एक तो उस पर सवाल उठाया था। दूसरा इन्होंने बोला था कि 3, 4, 5 की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद का रोड मैप क्या है ये आप हमें इमीडिएटली बताइए। तीसरी बात उन्होंने किया था कि जो पैसेंजर्स को दिक्कत हो रही है उसको क्योंकि सरकार का कहना है, जो आज भी हमने सरकार के कुछ अधिकारियों से बात की, उनका कहना है कि जब मामला कोर्ट में चला गया तो उसमें हमारा कुछ बहुत रोल नहीं रह जाता है, लेकिन हमारा रोल रहता है कब अगर पैसेंजर्स को दिक्कत हो रही है, अगर उसकी वजह से क्योंकि कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कि आपको रिफंड का इशू ही नहीं है, आपने कोई 5,000 का टिकट बुक किया, आपको भले ही रिफंड हफ्ते 10 दिन महीने के बाद मिल जाए, लेकिन उसकी एवज में जो आप टिकट बुक कर रहे हैं तो आप 2 गुना 3 गुना पैसा दे रहे हैं, तो उसका क्या होगा? कोई क्या पेनल्टी का कोई प्रावधान है? तो पेनल्टी तो छोड़िए, अभी लोग जो
मूल जो राशि है वही मिल जाए, वही बड़ी बात है। लेकिन डीजीसीए ने इन 3 दिनों के लिए तो बहुत सख्त निर्देश दिए हैं कि आप फुल रिफंड दीजिए। और उसके तुरंत बाद गो फर्स्ट की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया था कि हम यात्रियों को फुल रिफंड देने की बात कर रहे हैं। उसमें जो तरीका उन्होंने बताया था कि आपने जिस मोड से बुक किया था, मसलन अगर आपने किसी ओटीए के थ्रू किया था तो आप उस पोर्टल पे आपको जाना पड़ेगा, आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू किए थे तो ट्रैवल एजेंट के पास आप अपना पैसा के लिए जाए, और अगर आपने डायरेक्ट एयरलाइन से बुक किया तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में चला आएगा। तो उन्होंने तरीका जरूर बताया है, लेकिन हफ्ता 10 दिन का टाइम उसमें भी लगेगा। फिलहाल इन 3 दिनों के लिए तो बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद जो लोग हैं उनके लिए ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि जैसा कि है कि अब तक कल जो है हियरिंग है एनसीएलटी में, और तब पता चलेगा कि आगे क्या कहती है गो फर्स्ट। क्या वो 6 तारीख के बाद वो चलाना चाहेंगे एयरलाइन उस स्थिति में है, क्योंकि अगर ग्राउंड हुई है इंजन की समस्या की वजह से, उनकी 50% से ज्यादा फ्लीट ग्राउंडेड है, उनके पास फाइनेंशियल क्रंच है, वो कैश एंड कैरी में चल रहे थे, ऑयल मार्केटिंग कंपनी को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। अगर इतनी सारी समस्याएं हैं तो फिर क्या वो 6 के बाद जो एयरलाइन है वो चलाने की हालत में होंगे? ऐसा लगता नहीं है। उम्मीद ऐसा ही लग रहा है कि शायद एनसीएलटी में वो जाएंगे और फिर बोलेंगे कि हमें और कुछ दिन उसको जो है सस्पेंड करना तो चाहेंगे। यहाँ पर तो ऐसी हालत में उसके बाद जिन लोगों ने बुक किया था, क्योंकि हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो ये कि आपने कहा कि एयरलाइन कह रही है कि अलग अलग जो भी आपका मोड रहा हो बुकिंग का, चाहे आपने एजेंट से किया हो, ओटीए से किया हो या डायरेक्ट एयरलाइन से, पहले के केसेस में खासतौर पर जेट एयरवेज में देखा कि जिन्होंने किसी पोर्टल से बुक किया, मेक माई ट्रिप एक्सेट्रा, या एजेंट के थ्रू, तो वो कंपनीज तो दबाव बना के पैसे या तो निकलवा लेती हैं या कुछ भी करके उन लोगों के पैसे आ गए क्योंकि इन कंपनियों को चलना है। लेकिन जिन्होंने डायरेक्ट एयरलाइन की साइट से बुक किया था उनमें से कईयों के या ज्यादातर के पैसे नहीं मिले। क्या यहां पे भी वो होने की आशंका है? क्योंकि इंडिविजुअल जाके कितना लड़ेगा? जी, चूंकि ये एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दिया गया है डीजीसीए की तरफ से इन 3 दिनों के लिए, तो ऐसा लगता नहीं है। लगता है कि लोगों को वापस पैसे मिल जाएंगे इन 3 दिनों के लिए। हालांकि देखना पड़ेगा, कल परसों हफ्ते भर की बात कही गई है कि 7 दिनों में वापस करेंगे। तो अगर किसी के पैसे वापस नहीं आते हैं तो उस डीजीसीए के ऑर्डर का हवाला देके अगर वो जाते हैं तो जरूर जो है एयरलाइन दबाव में आएगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा इसका पता नहीं, क्योंकि उसके बाद भी बहुत ज्यादा बुकिंग हुई है पूरे समर वेकेशन में। इस बार रिकॉर्ड तोड़, जब कल की बात है, कल एनसीएलटी में जाने की बात हुई, दिवालिया होने की बात कही, उससे एक दिन पहले अगर भारत का एयर ट्रैफिक देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे चला गया था। 4.5 या 4,60,000 लोग यात्रा कर रहे थे। तो लोग तो बहुत ज्यादा इस बार एंथुसियास्टिक हैं समर वेकेशन के लिए। तो उसका क्या होगा इन 3 दिनों की जहां तक बात है, तो चूंकि एक सरकार की तरफ से थोड़ा सख्त निर्देश आ गया है, डीजीसीए की तरफ से आ गया है, उसका भी अगर पालन नहीं करती है गो फर्स्ट तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर वो कोर्ट में चले जाए कि हमारी हालत ही नहीं है, हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन कम से कम सरकार ने इन 3 दिनों के लिए तो बात कही है कि लोगों को वापस पैसे मिलने चाहिए। ठीक है अंशु जी, अब ये बताइए कि 3 दिन का तो फिर भी आपने समझ लिया, लेकिन अगर 3 दिन आपके ऑपरेशन आपको बंद करने पड़े हैं तो कैसे 3 दिन के बाद वो शुरू हो जाएंगे? ऐसा क्या है जो इन 3 दिनों में तो प्रॉब्लमेटिक था लेकिन 3 दिन बाद ठीक हो जाएगा? क्या इंजन मिल जाएंगे? क्या होगा? देखिए, मैं यहाँ पर बिल्कुल रोहन जी के साथ सहमत हूँ कि इस वक्त परिस्थिति ऐसी है कि डीजीसीए ने बिल्कुल दबाव बना रखा है। कल रात में ही उन्होंने शो कॉज नोटिस इशू कर दिया था। तो इसमें जो पैसेंजर इनकन्वीनियंस का एक कार होता है, कार सेक्शन 3 सीरीज M एंड पार्ट 4, जो कि हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है एज अ पैसेंजर जब हम ट्रैवल करते हैं, तो वो उन्होंने उनको 24 घंटे में बोला है शो कॉज नोटिस में कि वो इसका जवाब दें, नहीं तो ये चीज कोर्ट में जाएगी और एक्स पार्टी से की जाएगी। तो जहां तक मुझे लगता है इन 3 दिनों के अंदर जो बिल्कुल इस वक्त जो ट्रैवलर का इंटरेस्ट है वो तो 100% प्रोटेक्ट होगा। बट लेकिन क्योंकि परिस्थिति ऐसी है, ये बहुत जल्द है ये सब कहना कि क्या अगले 3 दिन के बाद गो एयरवेज अगर अपने 15 जहाज के साथ या 20 जहाज जो कि कायदे में अभी फिलहाल ऑपरेशनल है, उसके साथ अपने नए स्केड्यूल के साथ रिविजिट करेगा और फिर से चालू करेगा अपना ऑपरेशंस, क्या इस चीज के लिए जो शो कॉज नोटिस का जब उनका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जवाब देगा तो क्या डीजीसीए उन्हें इतना टाइम देगी कि ठीक है, जो वीकली स्केड्यूल में उनके लिए फ्लाइट्स दी जाती हैं उसको रिडक्शन में डालकर वो उनको इतना दे कि भाई ठीक है, जो आपके अभी फिलहाल 20 जहाज ऑपरेशनल है आप उसके साथ अपना शुरू कीजिए और अपनी लिस्ट ऑफ फ्लाइट्स बताइए जो आप कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे, और हम आपको
एक सर्टेन टाइम देते हैं जो गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ। जैसे आपने अगर देखा होगा कि एक लेटर में प्ली उन्होंने प्रैट एंड विटनी, जिसको जो इंजन प्रोवाइड करती है हमारी यूएस की कंपनी, उसको लिखा है कि अगर वो आज उनको 8,000 करोड़ वापस कर दें तो वो उसको क्रेडिटर्स को देना शुरू कर देंगे। तो गो ने कहीं पर ये नहीं शो किया कि हमारी इंटेंशन नहीं है एयरलाइन चलाने की। उन्होंने ये कहा है कि आज हम, अगर हमारे पास 60 एयरक्राफ्ट हैं तो 60 आवाज आपको आ रही है? जी मुझे मिल रही है आपकी आवाज। हेलो? हाँ जी मिल रही है मैम। हाँ, तो अगर हमारे पास अगर इतने एयरक्राफ्ट हैं और इतने एयरक्राफ्ट में से अगर हम अब इतने ही एयरक्राफ्ट के साथ बचे हैं तो करंट सिचुएशन में हम नहीं चला सकते। तो हमें शायद एनसीएलटी को तो अप्रोच करना पड़ा है, बट मे बी दे गेट टाइम टू रीथिंक अबाउट इट ऑल्सो। बट ये इट्स टू अर्ली टू से दैट राइट नाउ सर, कि ये हमें अभी 3 दिन के बाद देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट और जो हमारी करंट रेगुलेटर है वो मिलकर क्या डिसीजन लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी 3 दिनों के लिए तो ऑपरेशन बंद थे या बंद है। बहुत सख्त हिदायत है कि पैसे वापस किए जाए। देखना होगा कितनों के आते हैं, कितनों के नहीं आते हैं, आगे एयरलाइन क्या कहती है। 3 दिन के बाद क्या होगा इस पे भी। और मैं आपको एक और चीज, जी मैम, अभी हम करेंगे। और मैं आपको एक और चीज इसमें, मैं अभी एक छोटा ब्रेक लूंगा, उसके बाद हम बात करेंगे बाकी की। लेकिन प्रश्न यहाँ पर अब ये भी उठता है कि इसके बाद क्या होगा, और उससे भी बड़ा सवाल कि नौबत आखिर आई क्यों। अगर इंजन की सप्लाई नहीं है, वो भी ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों ये लैग होता रहा, और अगर होता रहा तो फिर ऑल ऑफ सडन ये समस्या आनी ही थी, इसके बारे में किसी ने क्यों नहीं सोचा। एक छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं होटल अशोका के बारे में। दरअसल ये आईटीडीसी मैनेज्ड होटल, जिसके बारे में आपने कई बारी चर्चाएं सुनी होंगी, खासतौर से इसके विनिवेश को लेकर या मोनेटाइजेशन को लेकर। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर बात की जाए तो दरअसल इस होटल का नाम जो है वो अशोका द ग्रेट के नाम पर रखा गया था, इसलिए द अशोका पहले इसका नाम था, बाद में अशोक कर दिया गया। दरअसल कई साल पहले जब यूनेस्को के इवेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब गए थे, तब उनको लगा था कि इंडिया को भी एक मार्क बनाना चाहिए, और उसी के ही अगले यूनेस्को मीटिंग से पहले उन्होंने सोचा कि भारत को भी एक बढ़िया 5 स्टार वो ज़रूर वहाँ पर जहाँ पर मीटिंग हो पाए इस तरह की एक जगह बना कर देंगे। तो तब उन्होंने इस तरह का डिसीज़न लिया और उसके साथ ही अशोका होटल की स्थापना के ऊपर कामकाज करना शुरू हुए। लेकिन उस समय पर तो इतनी एमिनिटीज़ नहीं थी, लेकिन विद टाइम इसको डेवलप किया गया और अगली यूनेस्को की बैठक से पहले इसको रेडी भी कर दिया गया। साथ ही साथ ये पहला 5 स्टार और कन्वेंशन हॉल था जो कि इस इवेंट के लिए तैयार किया गया था। पहले अशोका होटल और फिर बाद में अशोक होटल के नाम से ये जाना जाने लग गया। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में, ये दिल्ली का लार्जेस्ट पिलर लेस यानी कि बिना खंभों के सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल वाला कोई अगर होटल है दिल्ली में तो वो अशोका होटल है। और एक बड़े स्प्रेड एरियाज में यानी कि 11 एकड़ की ज़मीन में ये होटल बना हुआ है। तो अगर आप कभी भी नेक्स्ट टाइम उस होटल की तरफ जाएंगे तो उसका आकार विकार ज़रूर देखिएगा, किस तरह का भव्य होटल ये बनाया गया है। करीब करीब 2 लाख स्क्वायर फीट का यहाँ पर रिटेल और ऑफिस स्पेस है। रफली 30,000 के आसपास के यहाँ पे जो स्क्वायर फीट के आसपास के बैंक्वेट्स हैं। इसके अलावा 8 रेस्टोरेंट हैं जो कि करीब करीब 25,000 स्क्वायर फीट्स के हैं। तो इस तरह का एक मासिव एरिया जो कि 11 एकड़ के अंदर बनाया गया है और इस तरह की एमिनिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वहाँ पर एक मैंगो ट्री है जिसको खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय पर प्लांट किया था, वो आज भी है। और आज भी उस पेड़ के जो मैंगोज होते हैं उससे वहाँ पर जैम और पिकल जैसी चीज़ें जो आप अगर होटल में यूज़ करेंगे तो वो उसी पेड़ से बने, उसी पेड़ के आमों से बनाकर आपके सामने पेश की जाती है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में, इसमें कई सारे बड़े नाम, बड़ी हिस्टोरिकल हस्तियां जो हैं वो भी यहाँ पर रुकी हैं, जिसमें एलिजाबेथ II, मार्गरेट थैचर, बिल क्लिंटन जैसे।
वेलकम बैक। बात हो रही है गो फर्स्ट की और ये कि यात्रियों के पैसे अटक गए तो रिफंड कैसे मिलेगा। पहले भी इस तरह की घटना घटी हिंदुस्तान के अंदर जब जेट एयरवेज बंद हुई, जिसमें से आज तक कई यात्री अपने पैसों का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए इस बातचीत को आगे बढ़ाते क्विकली। दुष्यंत, मुझे ये बताइए, जेट एयरवेज का कोई आंकड़ा आपके पास है? कितने लोगों के पैसे आज तक बाकी? आई थिंक ये अमाउंट, जैसा रोहन कह रहे हैं, करोड़ों में है। कुछ लोग अभी भी लिखते रहते हैं इसके लिए सोशल मीडिया पर। एग्जैक्ट आंकड़ा तो मेरे पास नहीं होगा, बट यू आर राइट, देयर आर, मतलब 1 करोड़ तो है ही, बिकॉज अभी भी बहुत लोग हमसे भी फॉलो अप करते हैं कि क्या हुआ रिफंड का, क्योंकि रिफंड किसी को भी नहीं मिलता जेट एयरवेज के केस में। जब वो गए ना आईटा कुछ कर पाया वहां पे, ना फिर ना गवर्नमेंट का कुछ आया। तो अभी भी लोग लिख रहे हैं और काफी ज्यादा लोग हैं जो भी फॉलो अप कर रहे हैं इनके लिए। जबकि दूसरी तरफ तो जेट एयरवेज फिर से उड़ने के लिए तैयार है। मैं कोई एक चैट पढ़ रहे थे हम इंटरनेट पे, जब ये इशू हुआ था ट्विटर वाला, वहां किसी ने, जो अब तो ऑलरेडी वो छोड़ के सीईओ वो भी चले गए, लेकिन उनको लिखा कि हमारे रिफंड का क्या हुआ, तो उनका जवाब था कि आई वाज नॉट सीईओ एट जेट 1.0 और उस रिफंड के लिए तो एनसीएलटी की तरफ ही देखिए। और थोड़ा घुमा फिरा सा जवाब था, यानी कुल मिला के किसी के पास ऐसी चीजों का जवाब नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है अंशु शर्मा जी कि 3 साल, कंपनी खुद कह रही कि 3 साल से उनको ये प्रैट और विटनी के इंजन्स नहीं मिले हैं। मुझे याद है 2-3 साल पहले हम शो किया करते थे जब प्रैट और विटनी के इंजन्स में इश्यूज आए थे। इतना बड़ा अरसा निकल गया, एविएशन सेक्टर में एक पूरा 360 डिग्री का टर्न आ गया। इस समय 9 लाख से ज्यादा एवरेज पैसेंजर कैरी कर रही है ये एयरलाइन, और अचानक से वो कहती है कि अब वो एयरलाइन उड़ा नहीं सकती। तो इन 3 सालों में किसको ये चीज देखनी चाहिए थी? खुद कंपनी को अलर्ट करना चाहिए था, सरकार को नजर रखनी चाहिए थी, डीजीसीए का इसमें क्या रोल बनता है, क्योंकि ये अनदेखी तो कहलाएगी। देखिए सर, मैं आपसे सहमत भी हूँ और नहीं भी। ये मत सोचेगा कि मैं डिप्लोमेटिक आंसर दे रही हूँ, बट लेकिन क्योंकि देखिए कुछ चीजें हैं जो एक एयरलाइन रिप्रेजेंटेटिव ही समझा सकता है कि एक्चुअली क्या है एक फाइनेंशियल हेल्थ एक कंपनी की उस टाइम पर। बट लेकिन ये जरूर मैं आपको बताऊंगी कि क्योंकि मेरे को भी आज इतने साल हो चुके हैं इंडस्ट्री में, ये एक प्रॉब्लम जो एक आई है, ये इन 3 सालों में आप इसलिए इतनी ज्यादा देख रहे हैं क्योंकि ये पोस्ट कोविड है। पोस्ट कोविड बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं, चाहे हम एटीएफ फ्यूल को कंट्रोल कर पाए हैं, लेकिन क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और पार्ट्स और इंजन्स और इन सब चीजों के लिए हम थोड़े से वेस्ट पे डिपेंडेंट हैं, तो ये प्रॉब्लम है। अब गो ने भी, आई अंडरस्टैंड, थोड़ी फॉरवर्ड थिंकिंग नहीं करी। अगर इस टाइप के इंजन्स अवेलेबल नहीं थे तो वो दूसरे टाइप के इंजन्स इंट्रोड्यूस कर सकते थे, पर उस वक्त उनके एयरलाइन के अंदर की क्या परिस्थिति थी जब वो गो से गो फर्स्ट हुए, तब क्या तो चल रहा था? आज भी, हाँ, गो से गो फर्स्ट हुए, साइड एम्प्लॉय बता सकता है। उसके अलावा आज भी है कि ये कैश, एक मिनट, ये कैश एंड कैरी मॉडल पे चल रहे हैं। मतलब आपको रोज पैसे देने होते हैं, रोज फ्यूल लेना होता है, आपके पास कोई क्रेडिट नहीं। मतलब आर्थिक परेशानियां तो एयरलाइन के पास ऑलरेडी थी। ऐसा नहीं कि इंजन ना मिलना इज द ओनली प्रॉब्लम। एंड ऑल्सो अनदर थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू हियर इज दैट ऐसा नहीं है कि रेगुलेटरी बॉडी का कोई रोल नहीं है। रेगुलेटरी बॉडी के पास भी कंट्रोल है, जिसके अंदर वो जाके एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और स्टेटस को चेक कर सकती है, और जो कि किया जाता है एज अ फाइनेंशियल ऑडिट। पर लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि वो उनके अकाउंट्स चेक कर सकती है या उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं वो देख सकती है। वो फाइनेंशियल हेल्थ उनके कंपनी के एम्प्लॉयज के जरिए से देखती है, उनके फ्लाइंग की स्ट्रेंथ के जरिए से देखती है। तो ऐसा नहीं है, बट दिस हैज कम एज ऑनेस्टली कि एक मतलब एक प्री वार्निंग तो आज शायद रेगुलेटर को भी नहीं मिली है, जो खुद एक शॉक में है कि ऐसा कुछ ऑडिट में आया दूसरी नहीं। बात, एक और सवाल मेरे मन में आता है, और एक लेवेंस रातों क्वेश्चन रात है। उन्होंने जब ये किया तो उन्होंने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया। एक और बात ये है कि ये इंजन्स का मामला है, यानी सीधे सीधे पैसेंजर सेफ्टी से जुड़ा हुआ मामला है। वो भी तो एक चीज है जिसको देखना चाहिए था, क्योंकि अगर आपके इंजन, जिसमें और सब जानते हैं कि प्रैट एंड विटनी के इंजन्स में प्रॉब्लम थी, मिड एयर प्रॉब्लम हुई थी, उस समय तो इशू बहुत बड़ा बना था। और अगर वहां पे आपके पास न्यू इंजन्स की सप्लाई नहीं है, इसका मतलब आप भगवान भरोसे चल रहे हैं। आपसे अब यही मैं आपसे बताना चाहती हूं कि क्योंकि पैसेंजर सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है हमारी कंट्री में, और जब ये प्रॉब्लम आई थी तो इमीडिएटली उसी वक्त रेगुलेटर ने इन लोगों को इशू किया था कि आप अपने उन एयरक्राफ्ट्स को ग्राउंड कर दीजिए जिनकी ये इंजन्स की प्रॉब्लम आ रही है। तो आज आप देखिए ना, वो एक साइकिल है, आपके नए इंजन्स आ नहीं पा रहे,
आपके एयरक्राफ्ट ग्राउंड हो रहे हैं, आपके लिए एक एयरक्राफ्ट को मोबाइल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे खाली आपके पैसेंजर्स ही नहीं, बट आप समझे कि उसे कहते हैं आपके सारे एम्प्लॉयज, आपके जितने भी बैक स्टाफ, फ्रंट स्टाफ, everything is related to today an aircraft being in motion, and an aircraft not being in motion is a huge loss for a company, and that is also adding in, क्योंकि आप सैलरी देना बंद नहीं कर सकते, आप अपने बाकी चीजों को इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है अंशु जी, ये बहुत सारी बातें ये सब ऐड होता हो सकती है। मेरा समय अब क्योंकि समाप्त हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्लीन चिट तो नहीं दी जा सकती। यह बात तो है कि कंपनी को देखना चाहिए था, यह कोई रातों रात खड़ी हुई समस्या नहीं है। आप कहीं ना कहीं मिसमैनेज कर गए, कहीं ना कहीं आप मिसकैलकुलेट कर गए और अंततः फंस गए यात्री, क्योंकि सिर्फ बात पैसे लौटाने की भी नहीं है ना, बात यह है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम से जाना होगा। आधे से ज्यादा लोग तो यही बोल रहे हैं, इनफैक्ट रोहन आप लोगों ने भी जो बातचीत की है आज तमाम यात्रियों से जिसे हम दिन भर चला रहे हैं, उसमें ज्यादातर लोगों का यह कहना है कि आप हमें अल्टरनेट फ्लाइट दीजिए। वो 5-10 हजार रुपए वो ले भी लेंगे, उससे उनका काम नहीं होगा, लेकिन उनके कितने महत्वपूर्ण काम डिले हो गए, छूट गए, मिस हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल ये मामला यहीं तो खत्म नहीं होगा, एक सतह पे छूने की हमने कोशिश की है। रोहन, आई थिंक आपकी रिपोर्टिंग भी इस पर जारी रहेगी कि आगे क्या होता है, कितने लोगों को पैसे मिलते हैं, 15 तारीख के बाद क्या होगा, आगे गो एयर गो फर्स्ट उड़ेगा भी कि नहीं उड़ेगा, और ये संकट कितना बड़ा होगा, और वो भी ऐसे वक्त में जब हमारे एविएशन सेक्टर में एक अलग कहानी चल रही है, बड़े बड़े ऑर्डर्स जा रहे हैं, लोड फैक्टर्स बढ़ रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक एयरलाइन डूबने की कगार पर आ गई। ये दुखद है और उसका खामियाजा एक बार फिर यात्री भुगत रहे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, एंड आई होप चीजों पर हम और नई जानकारियां लेकर जल्दी आएंगे और लोगों को बताएंगे कि उनके पैसों का क्या होने वाला। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए, नमस्कार।